हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु सांगवान और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई शानदार सीरीज में जिसमें हम DSSS PRT 2019 के सभी 10 शिफ्ट्स के पार्ट बी के 1000 क्वेश्चंस का रियल एनालिसिस करने वाले हैं। इधर मैंने रियल एनालिसिस का इस्तेमाल क्यों किया, इसी पर्टिकुलर क्लास से आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई असली एनालिसिस ये होता है, ना कि वो कि जबरदस्ती बोर्ड पे आए और कुछ भी लाइक मेरे हिसाब से उत्तर, मेरे हिसाब से उत्तर, है ना। क्योंकि पेडागोजी इज अ पर्सपेक्टिव गेम। आपको शायद ओनली वन लग सकता है, दूसरे को शायद बोथ 1 और 2 लग रहा हो। तो मैं काम करता हूँ सोर्सेज के ऊपर, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है। प्लस जो ऑलरेडी NIS के कोर्स में है उनकी हो जाएगी यहाँ से तगड़ी वाली रिवीजन। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस मैं इन द क्लास ही कंप्लीट करवा चुका हूँ आपको नोट्स के थ्रू। ये एक फॉर्मल रूप से PYQs का एनालिसिस है जो कि हम 2022 के ऑलरेडी कर चुके हैं। प्लस जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं दे विल गेट एन आइडिया कि उनके लिए कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब मैं कोई क्वेश्चन दिखाऊंगा बेस्ड ऑन उस क्वेश्चन की डिफिकल्टी मैं आपको उसका सोर्स दिखाऊंगा। सोर्स में मैं आपको सोर्स का बुक कौन सी है, 502 है, 506 है, उसका पेज नंबर बताऊंगा और उसके ऊपर नीचे जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो बताऊंगा ताकि आपकी जो आगे आने वाले PYQs हैं उससे आपकी हेल्प हो जाए। समझ गए? और जितनी भी ये PDFs हैं ये सारी की सारी ओए पडली एप्लीकेशन पर अवेलेबल रहेंगी। मेक श्योर आप सभी इसी पर्टिकुलर टाइम पे रोज जुड़ना, क्योंकि आज से लेके लगातार वी विल ट्राई, ये 1000 क्वेश्चन है तो जैसे आज की क्लास में हम 30 कवर कर लेंगे तो वी विल ट्राई इनको 30 से 35 दिन में 1000 क्वेश्चन कंप्लीट कर दें। इससे आपकी मतलब इतनी मेरी गारंटी, अगर आपने ये पूरी सीरीज फॉलो कर ली, 1 महीना काम है, आपकी परफॉर्मेंस यहां से यहां पहुंच जाएगी, इसकी मेरी गारंटी है। मुझे बस आज आज ही क्लास का टाइम दे दो, बस आज ही क्लास का टाइम दे दो, उसके बाद अपने आप समझ जाओगे आप। ठीक है, हर क्वेश्चन के साथ आपको मेक श्योर कि आप उसका उत्तर दे रहे हो। नीचे चैट बॉक्स खुली हुई है, आप उसका उत्तर देना जो भी आपका हिसाब से उसका उत्तर बनता है। उसके बाद अपनी लर्निंग को चेक करना। प्लस जो मैं सोर्सेज दिखाऊंगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हो, वहां से नोट्स बना सकते हो। बाकी ऑलरेडी मैंने PDF सारी अवेलेबल करवा दी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 से। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 ये 101 दिख रहा है क्योंकि वो जो 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 1 है, 100 क्वेश्चन तो पार्ट है कि ये उसका 101वां क्वेश्चन है। 11 नवंबर 2019 शिफ्ट 1। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर टूल्स ऑफ थिंकिंग। पहला, माइंड मैप्स, कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट एंड कंसेप्ट्स, मस्तिष्क मानचित्र, संज्ञानात्मक अनुसंधान ट्रस्ट और अवधारणाएं। देखो जितने भी मैं सोर्सेज दिखाऊंगा वो इंग्लिश में होने वाले हैं, बट सेम क्योंकि NIS हिंदी में भी अवेलेबल है तो आपको वही सेम चीजें NIS में भी मिल जाएंगी। प्लस मैं आप सभी को ये परसुएड करूंगा, आप जितना हो सके खासकर पेडागोजी को इंग्लिश में पढ़ने का ट्राई करिए, आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी एग्जाम में। ये आपको शायद अभी इस बात का अंदेशा नहीं है, बट जैसे हम इस सीरीज को कंप्लीट करेंगे विल गेट टू नो कि भाई इंग्लिश में करना ज़रूरी है। ठीक है जी, देखो मैं ये मानता हूं अगर आपने इसका उत्तर ठीक दे दिया कि टूल्स ऑफ थिंकिंग माइंड मैप्स होते हैं, CORT होता है, कंसेप्ट होते हैं, मुझे इससे मतलब नहीं है कि आपने इसका उत्तर ठीक दे दिया ऑल 1 2 एंड 3 है, इससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है क्या आपको इस माइंड मैप्स का, इस CORT का, इस कंसेप्ट का मतलब पता है। अभी फिलहाल यहाँ 3 दिए हुए, क्या पता 3 से ज्यादा हो। तो सिर्फ इस क्वेश्चन पे ना अटक के वी हैव टू लाइक डाइवर्जेंट थिंकिंग हमें करनी पड़ेगी। भाई ये क्वेश्चन पहली बात उठाया कहां से है, इन 3 के अलावा क्या और भी थिंकिंग टूल्स हैं। अच्छा ये हैं तो ये CORT के अंदर कौन कौन से आते हैं, कंसेप्ट क्या होते हैं, माइंड मैप्स क्या होते हैं, माइंड मैप्स किसने दिए, CORT किसने दिया। ये पॉइंट है जानने का, इसी से आपकी तैयारी को लाइक एक अलग दिशा मिलती है, इलेबोरेशन होती है आपकी तैयारी की। तो इसको हम लेके चलते हैं आपको। इधर बेसिकली मैंने सोर्सेज लिखे हुए हैं सारे, है ना, कौन सा क्वेश्चन मुझे कौन से सोर्स से करवाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 36, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 36 पे आपको ये मिल जाएगा सवाल। ये देखो, टूल्स ऑफ थिंकिंग, देख पा रहे हो टूल्स ऑफ थिंकिंग। टूल्स ऑफ थिंकिंग में बेसिकली 4 चीजें आती हैं, क्वेश्चनिंग आती है, कंसेप्ट आता है, माइंड मैप्स आता है और CORT जिसे हम कहते हैं कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट आता है। क्वेश्चनिंग में बेसिकली इन्वॉल्व होती है जो कि हमारी नॉलेज डोमेन होता है ना, जो आपका ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का जो नॉलेज डोमेन है वो सारा क्वेश्चनिंग में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूँ। देखो मार्किंग है, मतलब जहां आपको मार्किंग दिखेगी मतलब हम क्लास में पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ये आपने देख लिया। दूसरी चीज इस कंसेप्ट, कंसेप्ट्स के अंदर बेसिकली ये 3 चीजें इन्वॉल्व होती हैं,
मेक श्योर आप इनको लिख लो, आगे आने वाले शिफ्ट्स में आपको इसका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ कंसेप्ट, उसके अंदर एक साइन होता है, एक रेफरेंट जिसे हम कहते हैं एग्जाम्पल होता है कंसेप्ट का, और उस कंसेप्ट की क्वालिटीज जिसे हम कहते हैं प्रॉपर्टीज वो भी इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली कंसेप्ट के अंदर 3 चीजें होती हैं। उसके बाद आता है माइंड मैप्स की, जो एक बेसिक हेडिंग से लेके हम बाकी सभी हेडिंग्स बनाते जाते हैं। ये जो माइंड मैप्स है ये जोसाफ डी नोवाक साहब ने दिया था हमें। ठीक है, अब हम आते हैं कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट, जो कि हमें एडवर्ड डी बोनो साहब ने दिया था। इसके अंदर भी काफी सारे टूल्स होते हैं। जो कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट है ये बेसिकली हमें परसुएड करता है, ये हमें बताता है कि जो थिंकिंग एज ए एबिलिटी हम डेवलप कर सकते हैं, कि थिंकिंग कोई ऐसी ठोस चीज नहीं जिसे हम बना नहीं सकते, कोई भी बंदा थिंकिंग को डेवलप कर सकता है। तो वो CORT कॉग्निटिव रिसर्च ट्रस्ट यही बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट या फिर डिफरेंट डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल करके जो उसके अंदर है हम अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि CORT के अंदर ये चीजें आती है, एक CAF है, एक FIP है। CAF की फुल फॉर्म कंसीडर ऑल फैक्टर्स, FIP की फुल फॉर्म फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, PMI की प्लस माइनस इंटरेस्टिंग, APC की ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज चॉइसेस, OPV की अदर पीपल्स व्यू, AGO की एम्स गोल्स ऑब्जेक्टिव्स, एंड C&S की कॉन्सिक्वेंसेस एंड सीक्वल्स। इनके बारे में डिटेल में हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, फिलहाल के लिए बस इतना ही था। समझ गए? तो ये 4 बेसिकली चीजें आती हैं इसके अंदर, टूल्स ऑफ थिंकिंग के अंदर। मैंने आपको बता दिया 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 36। अगर आप हिंदी वाली NIS डाउनलोड करोगे इस 506 ब्लॉक 2 की, उसमें भी आपको सेम कंटेंट देखने को मिलेगा, बस वो हिंदी मिल जाएगा। पॉइंट इज क्लियर? तो इसका उत्तर आपको क्लियर हो गया, और क्या क्या हो सकता है वो आपको क्लियर हो गया। हाउ मेनी स्किल्स आर देयर, कितनी स्किल्स होती हैं भाई? देखो लाइफ स्किल्स की बात करी गई, लाइक नहीं, गलत लिखा हुआ यहाँ पे, ये लाइक नहीं है, ये लाइफ स्किल्स है। जीवन कौशल कितने होते हैं भाई? जीवन कौशल पहली बात तो WHO ने दिए थे, जिसको उसने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया था, और टोटल मिला के 10 होते हैं। अब मुझे इससे मतलब नहीं है कि ये 10 है, हर बच्चे ने जवाब दे दिया होगा। आई थिंक, मैं जो सोचता हूं कि आगे आने वाला क्वेश्चन कैसा हो सकता है और कहां आप फंस सकते हो। अब ये क्वेश्चन नंबर जो 102 है ये है 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 37। मैं एक बार ओपन कर लेता हूं। आप मेक श्योर हर क्वेश्चन के साथ उत्तर दे रहे हो नीचे के नीचे, ताकि आपकी अपनी खुद की इंफॉर्मेशन का भी चेक होता रहे। देखो लाइफ स्किल्स को बेसिकली 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहली सोशल स्किल्स है, दूसरी थिंकिंग स्किल्स है, और जो तीसरी है वो इमोशनल स्किल्स। अब ना कभी कभी क्या बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर सोशल स्किल्स इन्वॉल्व इन लाइफ स्किल्स। तो सोशल स्किल्स कौन कौन सी हैं? तो उसमें इनमें से कोई 3 ऑप्शन दे देगा या फिर एक ऑप्शन दे देगा, बाकी इन 3 ऑप्शन यहां से दे देगा, क्वेश्चन को थोड़ा अजीब बनाने के लिए, या फिर एक तो उसका उत्तर होगा ठीक। ये बस आप ध्यान रखना कि जो सेल्फ अवेयरनेस है ये सोशल स्किल में आ रही है। मुझे पता है सोशल स्किल देख के आप इसको भी सोशल स्किल में मार्क कर दोगे, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इंटरपर्सनल रिलेशन और एम्पैथी, आप इसको सोशल स्किल में मार्क कर दोगे। बट मुझे ये भी पता है कि अगर सेल्फ अवेयरनेस आएगा तो आप उसे सोशल स्किल्स में मार्क नहीं करके आओगे। थिंकिंग स्किल्स में मुझे पता है आप सारे मार्क कर दोगे ढंग से, क्रिएटिव थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग, आप सबको सारे थिंकिंग स्किल्स हैं। और इमोशनल स्किल्स में कोपिंग विद इमोशन, कोपिंग विद स्ट्रेस, ये भी आप मार्क कर दोगे। बस इस सेल्फ अवेयरनेस का आप ध्यान रखना। पॉइंट इज क्लियर? ये कुल मिला के 10 है, 4 येरी, 4 येरी और 2 येरी, कुल मिला के 10 है, WHO ने दी थी। पॉइंट इज क्लियर? चलो जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट्स, इनमें से कौन से नकारात्मक अशाब्दिक पुनर्बलन है? नकारात्मक मतलब नेगेटिव, नॉन वर्बल मतलब जो बोल के ना बताए गए, जो थ्रू एक्शंस बताए गए हों। नॉड्स एंड स्माइल, अगर आप किसी को पॉजिटिव चीज प्रेजेंट कर रहे हो, फिर पॉजिटिव चीज बता रहे हो, आपने बहुत अच्छा किया, तभी तो आप नॉड और स्माइल, नॉड मतलब ये होता है और स्माइल मतलब हंसना होता है, तो ये तो एक पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट हो गया। एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस, किसी झुंझलाहट से देखना, चिड़ने की भावना से देखना। एक्सप्रेशन ऑफ इम्पेशंस की अधीरता की अभिव्यक्ति, जिसमें आपको लग रहा है पता नहीं कई देर किसको करते करते और आप में दिक्कत हो गई कि फटाफट कर फटाफट कर, समझ रहे हो? स्नीयरिंग मतलब नाक चढ़ाना, ठीक है, नाक चढ़ाना ऐसे करते कर ले भाई जल्दी, समझ रहे हो, वो स्नीयरिंग। तो नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट, ये तो पहला जो है ये पॉजिटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट है, जो बाकी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ है ये आपकी है नेगेटिव नॉन वर्बल रीइंफोर्समेंट। पॉइंट इज क्लियर? अब ये जो क्वेश्चन नंबर 103 है ये दिया है 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 16। मैं आपको दिखा देता हूं, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 16। एंड इस पर्टिकुलर 2019 को करवाने का उद्देश्य ये है कि 2022 के हम ऑलरेडी करवा चुका हूं मैं, तो यही बचे हुए हैं, इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। प्लस जो मैं
एनालिसिस जितना निकाल सकता हूँ अपने अंदर से, जितना मैं आपको प्रेजेंट कर सकता हूँ, उससे आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू जी 30 क्वेश्चन में आपको पता लग जाएगा। चलो जी, क्लासरूम मोटिवेशन डिफरेंट टेक्निक्स, ये जो सब पॉइंट है ये आता है क्लासरूम मोटिवेशन की। क्लासरूम में आप मोटिवेशन को बढ़ावा देने के लिए किन किन टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। पहली टेक्निक है अट्रैक्टिव फिजिकल एंड एनवायरमेंटल कंडीशंस। अपने आसपास के जो क्लास की कंडीशंस है वो आपको अट्रैक्टिव बनाए ताकि बच्चों को मोटिवेशन है काम करने में। सब्लिमेशन ऑफ इनेट इंपल्सिस। इनेट इंपल्सिस का मतलब ये है कि एज अ चाइल्ड वो बहुत क्यूरियस रहेगा, वो टेढ़े मेढ़े सवाल पूछेगा। तो मेक श्योर जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ स्ट्रेंज चीज से या फिर कुछ मतलब तड़कती भड़कती चीज से स्टार्ट करो ताकि बच्चे को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो। इसमें ये बोला गया है स्टिमुलस वेरिएशन बाय द टीचर, टीचर की मूवमेंट, टीचर का जेस्चर, टीचर के स्पीच पैटर्न में चेंजेस, ये थ्रू स्टिमुलस वेरिएशन भी टीचर मोटिवेट कर सकता है अपने बच्चों को क्लास में पढ़ने के लिए। चौथा इज री। पहला आता है पॉजिटिव वर्बल री, जिसके अंदर वर्बल है, कहां गया ये, क्या चला गया, रुको एक बार। हाँ, वर्बल है तो मतलब बोल के बताएगा, जिसमें टीचर बोलेगा गुड, फेयर, एक्सीलेंट, करेक्ट, बहुत बढ़िया। दूसरा आएगा पॉजिटिव नॉन वर्बल री, जिसमें वो मतलब बोलेगा नहीं बट हाँ नॉन वर्बल दिखा देगा कि आपने बहुत अच्छा किया, नॉड्स एंड स्माइल कर दिएगा, उसका फ्रेंडली मूवमेंट होगा, थम्स अप दिखा देगा, फ्रेंडली लुक होगा। और ये ध्यान रखना बस इस चीज का, टीचर राइटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन द ब्लैक बोर्ड। ठीक है, ये भी एक पॉजिटिव नॉन वर्बल री है। अब इसका मतलब क्या है भाई, काफी सारे बच्चे आपके क्लास में रिस्पॉन्स दे रहे हैं, किसी बच्चे ने सही रिस्पॉन्स दे दिया तो आपने क्या किया, उसका जो रिस्पॉन्स है ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। उससे उसको प्रोत्साहन ये मिलेगा कि हाँ भाई मैंने कहीं ना कहीं अच्छा उत्तर दिया, मैंने सही उत्तर दिया, जब ही टीचर ने मेरा जो उत्तर है वो ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। तो मेक श्योर आपको ये पता हो जो टीचर राइटिंग स्टूडेंट रिस्पॉन्स ऑन ब्लैक बोर्ड इज अ पॉजिटिव नॉन वर्बल री। मुझे पता है आप ऊपर वाले 3 मार्क कराओगे बट ये चौथा वाला नहीं मार्क करके आओगे। थर्ड इज नेगेटिव नॉन वर्बल री, जिसके अंदर स्नीयरिंग आ गया, नाक चढ़ाना, फ्राउनिंग आ गया, थोड़ा सा गुस्से से देखा, ऐसे फ्राउनिंग होता है ऐसे थोड़ी माथे में तोड़ी डाल के देखना, है ना। एक्सप्रेशन ऑफ अनोयंस आ गया और इंपेशंस आ गया, एक्सप्रेशन ऑफ इंपेशंस की भाई मेरे से वेट नहीं हो रहा। नेगेटिव वर्बल में क्या आ जाएगा, नो, गलत है, नॉट गुड, पुअर, ऑफ कोर्स नॉट, गलत किया है, वो सब चीजें आ जाएंगी नेगेटिव वर्बल में। पॉइंट इज क्लियर। फिफ्थ इज एक्सट्रिंसिक लर्निंग, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ये आपको पता है, प्लेजर एंड पेन, अटेनेबल गोल आप बच्चों को प्रोवाइड करो, एक्सपीरियंस ऑफ सक्सेस, कंपटीशन, कॉम्पिटिशन, ये आप पढ़ लेना, ये बहुत सारी चीजें, बहुत बेसिक चीजें, इनमें ऐसा कुछ ना लिखने वाला नहीं है कि आपको याद ही ना रहे, बहुत पॉजिटिव चीजें हैं, आप बेसिकली बेस्ड ऑन क्वेश्चन की लैंग्वेज ही आप इसको उत्तर मार्क कर पाओगे, इसमें याद करना है कुछ है नहीं। पॉइंट इज क्लियर, मैंने आपको बता दिया। साथ के मैंने टेक्स्ट बुक खोला हुआ है, मुझे पता लगता रहेगा कि किसने बच्चों ने किसका उत्तर दिया, जैसे लिख रहा है 45%, तो मैं ज्यादातर उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगा जहां मुझे लगेगा कि आपने गलती करी है और आप कहाँ गलती कर सकते हो आने वाले क्वेश्चन में। पॉइंट इज क्लियर, तो ये क्वेश्चन ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म इन इंडिया। भारत में उपनिवेशवाद के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन, क्रिएशन ऑफ जॉब्स फॉर वीवर्स हुए भाई। थर्ड, विदेश सामानों के भारत में मुफ्त प्रवेश दिया गया। और फोर्थ, इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री व्हेन एक्सपोर्टेड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मिसलेनियस सोर्सेज से हैं, जो कि उन्होंने कहीं से भी उठा के दे दिया। इन क्वेश्चंस का बेस्ड ऑन, देखो अब ये बता हुआ है इम्पैक्ट, है ना। अब जब कॉलोनी आई, लाइक जो अंग्रेज आए, तो उसका ऐसे कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट तो था नहीं। तो आप इसमें देख पा रहे हो ना, इसमें जो 3 पॉइंट हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं पॉजिटिव है, एक ही नेगेटिव पॉइंट है। देखो, इंडिया बिकेम द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कॉटन, तो जब आया कुछ ना कुछ नेगेटिव इफेक्टिव इंडिया पे हुआ, अगर पॉजिटिव होता तो फिर हम देश की आजादी के लिए लड़ते ही क्यों। तो ये पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट और चौथा पॉइंट, ये कहीं ना कहीं कौन से पॉइंट्स हैं, ये पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री व्हेन एक्सपोर्टेड, ऐसा नहीं करेंगे, क्यों करेंगे ऐसा, समझते, मतलब ऐसा हुआ नहीं। अगर टैक्स फ्री बना दिए इंडियन गुड्स तो होगा क्या कि वो बाहर जाके सस्ते बिकेंगे, है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ से कोई चीज 10 रुपए की जा रही है तो वहां पे 10 रुपए की बिकेगी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो वहां के इंडिजीनियस कंपनीज हैं ब्रिटिश की, वो नहीं चल पाएंगे, लोग सस्ता सामान को लेंगे, मतलब इंडिया का सामान बिकेगा। तो ऐसा तो नहीं है। अब इसके लिए ध्यान सुनना आप मेरे को, ये है इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये मेथड ऑफ कॉलोनाइजेशन क्या था। इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखो आप,
ध्यान से देखना, इकोनॉमिक इंपैक्ट देखो, बाकी आप पढ़ते रहना, इसको मैं दे दूंगा आपको। कहाँ गया? इंग्लिश मर्चेंट सक्सीडेड इन सेलिंग देयर गुड्स एट चीप प्राइस एज फॉरेन गुड्स वर गिवन फ्री एंट्री इन इंडिया विदाउट पेइंग एनी ड्यूटी। मतलब जो भी सामान फॉरेन सामान आ रहा था वो विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी आ रहा था, मतलब अगर वहां से 100 रुपए का आया तो यहाँ पे भी 100 रुपए का मिलेगा। ठीक है, इंपोर्ट ड्यूटी हटा दी थी, जो भी कॉलोनी आई उसने जो इंपोर्ट ड्यूटी वो हटा दी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स वर टैक्स्ड हेवीली व्हेन दे वर सेंट आउट ऑफ कंट्री। जब इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स को हम बाहर भेजते थे उन पे डबल ट्रिपल टैक्स लगा दिया जाता था, जिसकी वजह से वो बाहर जाके महंगे बिकते थे, और जो चीज महंगी बिकेगी तो लोग उससे कम लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। दिस मेड अ ह्यूज इंपैक्ट ऑन इंडियन हैंडलूम वीविंग इंडस्ट्री लीडिंग टू इट्स वर्चुअल कोलैप्स। अब जिसकी वजह से क्या हुआ, उनका सामान बिकना बंद हो गया, एक्सपोर्ट खत्म हो गया ऑलमोस्ट, है ना। अब एक्सपोर्ट खत्म हो गया तो क्या हुआ, जो वीविंग इंडस्ट्री वो कोलैप्स होगी, जो वीवर्स हैं वो उतना कमा नहीं पाए, तो जॉब्स, जो क्रिएशन ऑफ जॉब्स और वीवर्स है वो तो हो ही नहीं पाई है। लार्जेस्ट इंपोर्टर क्या, इंपोर्टर ऑफ रॉ कॉटन नहीं बना भाई, एक्सपोर्टर बन सकता था शायद, बट क्योंकि वो ड्यूटीज लगाई तो नहीं बन पाया। और इंडियन गुड्स वर मेड टैक्स फ्री, नहीं, उनको तो डबल टैक्स लगा दिया गया ताकि वो महंगी बिके और उनका कम सामान बिके। तो यही है, जो फॉरेन गुड्स है उनको फ्री एंट्री दी गई ताकि वो इंडिया में आके सस्ते ही बिके और सस्ते ही लोग उसे खरीद लें। समझ रहे हो, बस ये चीज थी। विच एक्चुरिटी, थोड़ा सा यहाँ पे ना क्वेश्चन में गलती है। प्रत्येक समाज में शिक्षा द्वारा क्या कार्य किया जाता है, बेसिकली यहाँ वर्क पूछा है, मैं आपको इंग्लिश में सवाल दिखा देता हूँ आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105 है, ये देख लो आप। वट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय एजुकेशन इन एवरी सोसाइटी। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करती है एजुकेशन की सोसाइटी में? सोशलाइज करती है मेंबर सोसाइटी को, और जो भी कल्चर है उसको ट्रांसमिट करती है नेक्स्ट जनरेशन। पहली बात बिल्कुल ठीक है। टू फुलफिल सोसाइटीज नीड्स एट पर्टेन टू ह्यूमन रिसोर्सेज, बिल्कुल जो कि मानव संसाधन संबंधित चीजें हैं उनको पूरा करने में मदद करती है। तो इसके दोनों ही उत्तर ठीक है, बोथ 1 and 2 इज द राइट उत्तर। पॉइंट इज क्लियर। इसका मतलब ट्रू इम्पैक्ट यही था, इसका उत्तर ये था, अगर कंफ्यूज हो गया हो, बाकी तो मैं बता चल ही रहा हूँ। Which of the following devices can be used for improving power of thinking? तो मॉडल्स ऑफ टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड इवोल्यूशन डायग्नोसिस, ये सारे के सारे हम इस्तेमाल कर सकते हैं किसके अंदर, पावर ऑफ थिंकिंग को बढ़ाने के लिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 106 है, ये 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 50 पे दिया हुआ है। ये रोल्स ऑफ स्कूल एंड टीचर इन डेवलपिंग थिंकिंग स्किल्स, ये आप देख लो, ये सारे सारे पॉइंट्स हैं, इन्हीं चार में से, इन्हीं सभी पॉइंट्स में से 4 पॉइंट उठाए गए हैं। पॉइंट इज क्लियर। इसमें एक्सेस को एक्सप्लेन जरा करने का इतना है नहीं, तो आप यहाँ से देख लेना और यहाँ से उत्तर उठाया गया। ठीक है, ये आपने सभी ने उत्तर सही मार्क किया, मुझे पता है। द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज टू क्रिएट ह्यूमन बीइंग हु आर इंटीग्रेटेड एंड देयरफॉर आर। शिक्षा का कार्य ऐसे मनुष्यों का निर्माण करना है जो एकीकृत और इसलिए वे क्या बन सके, धनी नहीं, ध्यान देने योग्य नहीं, फूल्स नहीं, इंटेलिजेंट बन सके। इंटेलिजेंट में अगर मैं बोलूं स्ट्रीट स्मार्ट बन सके, वो रट्टू तोता वाली बात नहीं कही गई है। इंटेलिजेंट का मतलब आप कैसे चीजों के तरफ अडेप्ट कर सकते हो खुद को, और आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, बेसिकली हाँ वो बात करी गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी, इंटेलिजेंट इज द राइट उत्तर। The main parties contributing towards the success of educational reforms are the local communities. शैक्षिक सुधार की सफलता में योगदान देने वाले मुख्य पक्ष सबसे पहले सभी स्थानीय समुदायों के हैं। तो इनमें से कौन सा स्थानीय समुदायों का हिस्सा नहीं है? तो पेरेंट्स तो लोकल कम्युनिटी है, स्कूल हेड भी जो स्कूल का टीचर है, जो स्कूल का प्रिंसिपल है, और टीचर भी लोकल कम्युनिटी में आते हैं। गवर्नमेंट इज नॉट अ लोकल, ये आप सभी ने कर दिया होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, मेक श्योर आप जितने भी अपने सही उत्तर कर रहे हो, गलत उत्तर कर रहे हो, मेक श्योर आप उनका काउंट करो, और लास्ट में मेक श्योर मुझे स्कोर बताना है 30 में से आपका कितना स्कोर आया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स कैन अराइज ड्यू टू नॉन यूसेज ऑफ चाइल्ड्स नेटिव लैंग्वेज। अगर आप चाइल्ड्स की नेटिव लैंग्वेज, जो चाइल्ड्स की, जो बच्चे की मूल भाषा, अगर उसका इस्तेमाल नहीं करोगे तो होगा क्या, एलिनेशन, मतलब उसका अलगाव की भावना आएगी। बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर आप खुद मान लो, अगर आप किसी क्लास में जा रहे हो, वहाँ सारे बच्चे चाइनीज बोल रहे हो, तो आप ऑलरेडी अलग फील करोगे। नॉन पार्टिसिपेशन, वहां पे एक्टिविटी हो रही है, ची पू ची चैप है, और आपको हिंदी आ रही है, तो पार्टिसिपेट आप क्या ढंग से कर पाओगे, नहीं समझ पाओगे, पहली बार समझ ही नहीं पाओगे क्या चल रहा है क्या नहीं। और लार्ज स्केल ड्रॉप आउट, आप कितने दिन जा पाओगे स्कूल में, चाइनीज बोल रहे हैं रोज, ना आपको उधर टीचर की भाषा समझ आ रही, ना उनको आपकी भाषा समझ आ रही, ना आपको उनकी शक्ल समझ आ रही। तो कहने का मतलब ये
लार्ज स्केल ड्रॉप आउट ना, उनको आपकी शक्ल समझ आ रही। शक्ल समझ आने का मतलब ये है कि आप समझ ही नहीं पा रहे दूसरा बंदा क्या कह रहा है, तो बस शक्ल की तरफ देख रहे हैं, समझ पा रहे हो। तो लार्ज स्केल ड्रॉप आउट फिर आप क्या करोगे, एट द एंड स्कूल छोड़ के भागोगे। तो इसका 1 2 एंड 3 इज द राइट उत्तर। क्वेश्चन नंबर 110 चलते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कौन कौन से हैं। डेवलपमेंट नेवर फॉलोज अ पैटर्न, पहला पॉइंट ही गलत है। डेवलपमेंट एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस बिल्कुल ठीक है भाई, अलग अलग बंदों में जो ग्रोथ ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो अलग अलग होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल ठीक बात है भाई, चीजें धीरे धीरे बननी चालू होती है, धीरे धीरे कंट्रोल आता है, और आपको इंटीग्रेशन मतलब वो सारे जुड़ के पूरा का पूरा, जैसे फॉर एग्जांपल ये मान लो ना, पहले आपको उंगलियों पे पहले आपको सेंटर पे कंट्रोल आएगा, है ना, जो पेरिफेरल आपको सेंट्री टू पेरिफेरी वाली जो आपकी थ्योरी है, फिर डेवलपमेंट का जो डायरेक्शन है, तो पहले आपको छाती पे कंट्रोल आएगा, फिर धीरे धीरे आपको हाथ पे आएगा, फिर धीरे धीरे उंगली पे आएगा। तो क्या हुआ, पहले पार्ट्स पे आपको कंट्रोल आया, फिर धीरे पूरे होल पे कंट्रोल आया, मैं साथ के साथ अपना पूरा हाथ उंगलियां भी हिला सकता हूँ। तो प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। और जो डेवलपमेंट है वो जनरल टू स्पेसिफिक या फिर विकास सामान्य से लेकर विशिष्ट प्रतिक्रियाओं तक होता है, प्रतिक्रियाओं तक होता है, तो बिल्कुल ठीक बात है, पहला क्या होता है, दूसरा तीसरा जो चौथा बिल्कुल ठीक बात है। ये क्वेश्चन नंबर 110 ये आपका दिया हुआ है 506 ब्लॉक 1 पेज नंबर 10। मैं आपको दिखाया था 506 ब्लॉक 1 पेज नंबर 10, ये मार्क्ड है, मतलब मैं ऑलरेडी ढंग से इसको करवा चुका हूँ। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंटल डायरेक्शन जो कि दो डायरेक्शन होती है, सेफालोकॉर्डल और प्रॉक्सिमो डिस्टल, इसके बारे में बता चुका हूं। डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूस होती है, कंसेप्शन थ्रू लाइफ लॉन्ग चलती है टिल डेथ, वोम टू टूम जिसके बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो यूनिफॉर्म नहीं होती, वो होती स्पायरल, ये स्पायरल में लिखा हुआ है। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने देखो इतना गंदा तरीके से मार्क किया हुआ, मतलब मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ इसको, ठीक है। और 10th इज डेवलपमेंट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, एम इन टू ई एम इन टू एल, ठीक है। तो 10 बेसिकली इसके पॉइंट्स है, आप इसको मेक श्योर देख लेना, ठीक है। Which of the following can be methods for involving community, community को इन्वॉल्व करने कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। पहला, मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव, इसका मतलब क्या भी समझा दूंगा। टीचिंग वोकेशनल स्किल्स टू स्टूडेंट्स विद सपोर्ट फ्रॉम कम्युनिटी, बिल्कुल ठीक बात है। फॉर एग्जांपल आपको स्कूल में पॉटरी सिखानी है, मटका बनाना सिखाना, तो आप क्या कर सकते हो, जो आपकी कम्युनिटी में मटका बनाता है उसको बुला सकते हो स्कूल में और बच्चों को वोकेशनल स्किल सिखा सकते हो। मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ कम्युनिटी, अटेंडेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब आपको ऐसा नहीं है, यहां लिखा हुआ मॉनिटरिंग द अटेंडेंस ऑफ कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स, कि आपको मेक श्योर करना है आप स्कूल में बाई टाइम टू टाइम कुछ ऐसी एक्टिविटीज या फिर पीटीएम हो गया, पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, फिर कुछ भी एक्टिविटी कराओ जिसमें कम्युनिटी का जो अटेंडेंस है, मतलब कम्युनिटी आपके स्कूल के अंदर इन्वॉल्व रहे। बात यह है, इसके बोथ 1 and 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 52, ठीक है। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 52, ये रहा भाई। कम्युनिटी कैन बी इन्वॉल्व थ्रू, आप ये सारे पढ़ लेना, बहुत इजी है, मैं समझाने नहीं बैठूंगा, बहुत मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट थ्रू अटेंडेंस, अटेंडेंस यहाँ पे किसकी बात करी गई है, कम्युनिटी रिप्रेजेंटेटिव्स की, कि चाहे पेरेंट टीचर मीटिंग करवा लो या फिर उनको ऐसी कभी किसी त्योहार पे बुला लिया, फंक्शन से बुला लिया, बस उनके अटेंडेंस को आपको मेंटेन करना है, ठीक है। या फिर कभी स्कूल की हाइजीन को मॉनिटर करने के लिए बुला लिया, समझ रहे हो, बस वो चीज है इसके अंदर। ये अगर आप बाकी पढ़ लेना, ये बाकी क्वेश्चन ये उठाया कि अगर डिलीवरी ऑफ सर्विस के लिए आप बुला सकते हो, अगर टीचर एब्सेंट है तो किसी भी आप कम्युनिटी मेंबर को बुला सकते हो, प्लस वोकेशनल स्किल्स को पढ़ाने के लिए भी आप उनको बुला सकते हो, प्लस कम्युनिटी का काम क्या है, अटेंडेंस ऑफ चिल्ड्रन और रेगुलरिटी ऑफ टीचर को भी मॉनिटर करना, यहाँ काम है सिर्फ मॉनिटरिंग करने का। और जो भी इंसेंटिव्स आएगा, इससे ना बहुत सारे अंधे क्वेश्चन आए हैं 2019 में भी 2022 में भी, तो एक बार आप इसको पढ़ लेना, सारे बेसिक्स पॉइंट है, ठीक है। क्योंकि यहाँ 30 क्वेश्चन में समझाने बैठूंगा इतना, तो दिस विल नॉट वर्क, ये आपको अभी पता है, क्योंकि अब ऑलरेडी 11 क्वेश्चन हुए और 24 मिनट हो चुके हैं, तो ऐसा तो नहीं आधे घंटे में 30 क्वेश्चन आप 1 घंटे में कराऊंगा, समझ रहे हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट हैव बीन आइडेंटिफाइड बाय साइकोलॉजिस्ट विच इन्फ्लुएंस क्रिएटिविटी, बेसिकली भाई क्रिएटिविटी को इन्फ्लुएंस करने के लिए, रचनात्मकता को इन्फ्लुएंस करने के लिए 4P का फॉर्मूला दिया गया है, जिसमें पर्सन, प्रोडक्ट, प्रोसेस और प्रेस, जिसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं, इन 4 चीजों के बारे में बात करी गई है। प्रॉब्लम, क्रिएटिव प्रॉब्लम अप्रोच, कोई प्रॉब्लम अप्रोच नहीं होती, तो नॉट की बारे में बात करी गई थी, यही नॉट है, इसके बारे में आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 112 है, तो 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 12 ना,
506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 84 में आपको दिखा देता हूँ। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 84। ये भाई फैक्टर्स अफेक्टिंग क्रिएटिविटी, तो 4 पीस के बारे में बात करिए। क्रिएटिव प्रोडक्ट अप्रोच, क्रिएटिव प्रोसेस अप्रोच, क्रिएटिव पर्सन अप्रोच और क्रिएटिव सिचुएशनल अप्रोच या फिर प्रेस का मतलब एनवायरनमेंट के बारे में बात करिए कि आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा। पॉइंट इज क्लियर। इनको डिटेल में पढ़ना आप यहाँ जाके पढ़ सकते हो, मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। देखो सारा मार्क कर का मतलब पढ़ा चुका हूँ। पॉइंट इज क्लियर। तो ये 4 पॉइंट है। तो इधर कहीं भी हमें प्रॉब्लम अप्रोच के बारे में नहीं पता लगा तो नॉट यही है इसका उत्तर। डैश इज द प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी इंटरेक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। ये भी आप सभी ने कर दिया। सोशल एम्पावरमेंट नहीं, बस सशक्तिकरण किस बात का, वो तो उसके लिए होगा ना जो कहीं सोसाइटी में दबाया गया है तभी तो उसका एम्पावरमेंट होगा। तो इसमें कहाँ आ गया कि आप इंटरेक्ट करोगे, एजुकेट करोगे, जितने भी नॉर्म्स और वैल्यूज हैं वो सिखाओगे किसी को, नहीं भाई। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन इस स्तरीकरण कि भाई तू इस कास्ट का, तू इस कास्ट का, तू इस कास्ट का, तो मैं तेरे से ऊपर, मैं तेरे से नीचे, इधर उसकी बात नहीं गई है। पॉलिटिसाइजेशन या फिर राजनीति इधर बात करी नहीं गई है। तो सोशलाइजेशन के थ्रू ही हम क्या करते हैं, सोसाइटी के थ्रू से ही हम लाइक उसकी हेल्प से, उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, जितने भी अपनी नॉर्म्स हैं, वैल्यूज हैं, वो हम ट्रांसफर करते रहते हैं, ट्रांजैक्ट करते रहते हैं। ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर 113 है। अब इसमें ध्यान सुनना मेरी बात। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। ध्यान सुनना मेरी बात एक बार। 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 12। पहली बात यहां से उठाया गया था, सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस थ्रू विच कम्युनिटी ट्रांजैक्ट और एजुकेट देयर मेंबर्स अबाउट नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ सोसाइटी। बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहां से उठाया गया। और क्वेश्चन कहां से आता है, ध्यान सुनना। एक क्वेश्चन आपका ये आ जाएगा, पियरी बॉर्डियो। आप देखोगे अभी इस शिफ्ट में नहीं, आगे आने वाले शिफ्ट में इन भाई की स्टेटमेंट पूछी गई है, तो मेक श्योर आपको पता हो जो ये पेरी बॉर्डियो है या फिर कुछ भी इसका नाम आप बोल सकते हो, बस आपको मार्क करना है उत्तर। उन्होंने बोला जो एजुकेशन है वो बेसिकली कल्चरल डोमिनेंट है और इसे मैं कल्चरल रिप्रोडक्शन बोलूंगा। तो जहां पे भी जिस स्टेटमेंट में आपको दिख जाए कल्चरल रिप्रोडक्शन, मेक श्योर वो पियरी बॉर्डियो पे आप मार्क करके आओ। अब उसके बाद एक पोलोफियर थे, पोलोफियर ये दिया हुआ पोलोफियर। इन्होंने बात करी जो टीचिंग प्रोसेस है, टीचिंग मेथड है, जो लैंग्वेज है वो कुछ नहीं है, वो ऑपरेसर और ऑपरेस्ड के बीच के अंदर एक बात है, बातचीत है। ऑपरेसर कौन, दबाने वाला टीचर, ऑपरेस्ड कौन, दबने वाला स्टूडेंट। तो जहां पे भी आपको दिख जाए ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, या फिर जो बैंकिंग एजुकेशन, वो भी पॉलो फियरो साहब ने दी थी, ये आपको पता होना चाहिए ना। तो जहां पे भी जिस स्टेट में आपको दिख जाए ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, उसकी बात किसने करी, पॉलो फियरी ने। पॉइंट इज क्लियर। नाम कुछ भी बोल सकते हो, बस आपको मार्क करके आना। थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शिक्षा को किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से समवर्ती सूची में रखा गया। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के जो अमेंडमेंट हुआ उसमें क्या हुआ, पहले एजुकेशन स्टेट लिस्ट में था, उसके बाद उसको चेंज करके डाल दिया कनकरेंट लिस्ट में। यहाँ स्पेलिंग या फिर जो भी है ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे कनकरेंट लिस्ट, इसका सही क्वेश्चन मैं आपको दिखाया था, क्वेश्चन नंबर 14। ये मैंने साथ ही इसलिए खोला ताकि मैं आपको सही क्वेश्चन दिखा दूं। एजुकेशन वाज पुट इन कनकरेंट लिस्ट थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये है असली क्वेश्चन जो आया था। ठीक है। तो कौन सा, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। पहले कौन से में था, पहले स्टेट लिस्ट में था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंट्रोवर्ट। कार्ल जंग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतर्मुखी व्यक्ति की समान विशेषता नहीं है। अंतर्मुखी व्यक्ति समान विशेषता नहीं है, मतलब इन 4 में से 3 विशेषता इंट्रोवर्ट की मिलेंगी, एक नहीं है। तो रेदर रिजर्व्ड, बिल्कुल भाई, जो इंट्रोवर्ट है वो शांत रहेगा, वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करेगा। इजीली एम्बेरेस्ड, बिल्कुल ठीक बात है, जो इंट्रोवर्ट है वो जल्दी लज्जित हो जाएगा। और लैक इन फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये जो तीनों पॉइंट हैं, लचीलेपन में कमी, हर जगह अपने आप को ढंग से एडजस्ट नहीं कर पाएगा, तो वो किसके कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी विशेषता हुई, वो इंट्रोवर्ट की तो हुई। अब ये है तीसरा पॉइंट, नेग्लेक्टफुल ऑफ एलिमेंट्स एंड पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब कि ऐसे बंदे जो खुद की छोटी मोटी बीमारियों पर नहीं ध्यान देंगे, खुद की चीजों पर ध्यान नहीं देंगे, रखेंगे कि भाई मैंने चीज कहाँ रख दी, कहानी उन पर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, एक्सट्रोवर्ट्स इंसान। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट उत्तर इसका। ठीक है। बाकी ये है क्वेश्चन नंबर 15, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 13। 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 13।
ये रहा भाई, कार्ल जंग ने एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट्स के बेसिकली बिहेवियर्स बताए हैं। ये आप ये देख लो और ये देख लो, आप सारे, आप सबको पता है कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है। जहां शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, देखो फ्लुएंट इन स्पीच आपको पता है एक्सट्रोवर्ट होंगे, इनको कोई चिंता नहीं होगी, दूसरों के साथ काम करना पसंद होगा, फ्रेंडली होंगे, एम्बेरस इजीली नहीं होंगे, ये इजीली एम्बेरस हो जाएंगे, ये रिजर्व रहेंगे, मतलब दूसरों से कम दोस्ती करेंगे। एथलेटिक्स मतलब स्पोर्ट्स में इनका इंटरेस्ट होगा बुक्स और मैगजीन्स में, इंट्रोवर्ट वालों का, है ना। अब बस इस पॉइंट का ध्यान रखना, गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव डेटा, बेसिकली ये ज्यादा इमोशनल नहीं होंगे, ये कोई भी जो भी डिसीजन लेंगे वो बेस्ड ऑन डेटा लेंगे, समझ रहे हो। और ये है मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय सब्जेक्टिव फीलिंग, ये थोड़े से इमोशनल होंगे, जो भी डिसीजन लेंगे वो थोड़ा सब्जेक्टिवली अपने फीलिंग्स को देखते हुए लेंगे। पॉइंट इज क्लियर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई जॉब चुनी तो इंट्रोवर्ट शायद क्या कर सकता है, इंट्रोवर्ट ये कर सकता है कि यार मुझे पसंद नहीं आ रही है जॉब, तो मैं इसको जॉब को छोड़ रहा हूँ। एक्सट्रोवर्ट वाला क्या करेगा, उसको पता है भाई जॉब छोड़ दी घर कैसे चलेगा, तो वो जॉब करता रहेगा। ठीक है, अब आप इन दोनों में से ना खुद को कैटेगराइज नहीं कर सकते, क्योंकि हम में से काफी सारे लोग एम्बीवर्ट हैं, तो कुछ क्वालिटीज आपके पास एक्सट्रोवर्ट की मिल सकती है और कुछ इंट्रोवर्ट की मिल सकती है। फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल होंगे, ये फ्लेक्सिबिलिटी में नहीं होगी। नेग्लेक्टफुल ऑफ एलिमेंट्स, मतलब एलिमेंट्स का मतलब एलिमेंट्स बोल लो, कुछ ही बोल लो इसको, बेसिकली छोटी मोटी बीमारी होगी या फिर कोई पर्सनल बिलोंगिंग गुम होगी तो इनको ज्यादा चिंता होती नहीं है, इनको कोई टेंशन नहीं, इनको मौज मस्ती में जीतेंगे। ये केयरफुल ऑफ दीज, इन सब चीज का ध्यान रखते हैं। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडर्ड, ये देखो ये डेफिनेशन मैंने ऑलरेडी क्लास में कवर करवा रखी है। जिस भी डेफिनेशन मैंने याद कराया जिसके अंदर म्यूचुअल एड आ जाए, क्या आ जाए, म्यूचुअल एड, वो हो जाएगा मैक्लिवरेन पेज का। ऐसा मैंने क्लास में याद करवाया हुआ है। ठीक है, तो ऐसी याद होती है मैं डेफिनेशन, बिना देखो डेफिनेशन को पढ़ा भी नहीं, मैं आपको आगे आने वाले पेपर में और डेफिनेशन दिखाऊंगा। जैसे आपको पोलो बियर्डी वाली याद करवाई ना अभी, और वो पोलो फियरी वाली जो याद करवाई, वो आप खुद देख लो, जब अगले वाले पेपर में गए आप अपने आप उसको मार्क कर दोगे, एक बेसिक कीवर्ड को, बस कीवर्ड को ध्यान रख के। तो म्यूचुअल एड जहां पे आ गया वो मैक्लिवरेन पेज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 16 है, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2। ये मैं ऑलरेडी क्लास में करा चुका हूं, 507 ब्लॉक 1 पेज नंबर 2। देखो सोसाइटी वर्ड लैटिन वर्ड सोसाइटस से आया, जिसका मतलब फ्रेंड और एलाई है। मैक्लिवरेन पेज के अंदर देखो मैंने मार्क किया हुआ ना, इसके अंदर अथॉरिटी एंड म्यूचुअल एड, मतलब जहां पे भी जो डेफिनेशन अंदर आपको दिखे अथॉरिटी और म्यूचुअल एड, आपको मार्क करके आना है मैक्लिवरेन पेज। वैसे ही मैंने बाकी याद करवा रखी है, जैसे टेलकॉट पर्सन की आपको क्या याद करना है, आपको याद करना है इंटरेक्शन, क्योंकि इसमें पार्सन है, पार्सन का मतलब पर्सन, पर्सन तो इंटरेक्ट करेगा ही, तो जिस डेफिनेशन आपको दिया इंटरेक्शन तो आपको मार्क करके आना है टालकॉट पार्सन। वैसे ही मैंने बाकी याद करवा रखी है, नीचे आप देख लेना। जैसे इमाल्डर काइम की भी अभी आप देखोगे जो आगे वाले आने वाले पीवाईक्यूज हैं उसके अंदर आएगी इमाल्डर काइम की डेफिनेशन। पॉइंट इज क्लियर। तो इसका मैक्लरेन पेज। Which type of the following discipline is developed as a revolt against the authoritarian discipline many adults have been subjected to during their childhood? अब क्या है, कुछ कंसेप्ट ना एनआईएस में इतना सुंदर तरीके से नहीं दिया हुआ, तो इसके लिए मैं आपके लिए जो खुद के नोट्स मैंने कभी बनाए थे जब पहले तैयारी करी थी, तब उसी की थोड़ा सा मैं नोट्स ले आया हूँ, तो एक तो आपकी मदद कर देंगे। बाकी पहले मैं आपको एनआईएस का कंटेक्स्ट दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में कौन से किस प्रकार के अनुशासन को अधिनायकवादी अनुशासन के विरुद्ध विद्रोह के रूप में विकसित किया गया है, जिसका सामना कई वयस्कों ने अपने बचपन के दौरान किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 17 है, इसका है 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 69। अब ध्यान सुनना, कौन सा था पेज नंबर 69 पे तो नहीं है, 67। चलो जी, ये ना कुछ पेरेंटिंग स्टाइल मान लो आप, ये डियाना बॉर्मिन साहब ने दिए थे, इसको मैं भी बताऊंगा। यहाँ तो बेसिकली 3 दिए थे बट उन्होंने असल में 4 दिए थे। ठीक है, यहाँ पे एनआईएस में इतने दिए मैं। ये अथॉरिटेरियन है, अथॉरिटेरियन से आप याद कर लो वो लोग जो हिटलर टाइप है, वो माँ बाप जो कि हिटलर टाइप है, वो ये बोलते हैं अगर आपने बच्चे पे डंडा नहीं चलाया तो बच्चा खराब हो जाएगा। तो लिखा हुआ है टू स्पेयर द रॉड मीन स्पॉइलिंग द चाइल्ड। इधर क्या है, जो पेरेंट केयर टेक्स या टीचर्स हैं जो इस टाइप के स्टाइल को फॉलो करेंगे, वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर चीज बता लेंगे भाई बच्चे को, और बच्चे को बिना कुछ उसके प्रति सवाल उठाए, बिना कुछ क्वेश्चन पूछे उसको फॉलो करना है। बेसिकली यहाँ हिटलर वाला काम है, जो बोल दिया करना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, जो ऐसे बच्चे ना, इनको
ज्यादा अटेम्प्ट मिलते नहीं अपनी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए, भाई क्यों करूं कैसे करूं, और अगर नहीं करते तो इन पे चलते हैं डंडे। अब है क्या, ऐसे बच्चे बहुत सताए हुए होते हैं, तो जब ये बड़े होके माँ बाप बनते हैं तो इसका ये अपोजिट फॉलो करते हैं। तो अथॉरिटेरियन का अपोजिट है परमिसिव। परमिसिव में क्या होता है कि इधर बच्चे पे ज्यादा बोझ नहीं होता, बच्चे की मनमर्जी है, और इधर की जो फिलोसफी वही कहती है कि बच्चे को अपने आप एक्शन लेने दो, और जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो उनसे अपने आप सीख लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को रूल्स थोपे नहीं जाते, रूल्स बच्चा अपने आप सीख जाता है, बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज क्या है वो उसी के हिसाब से क्या सही है क्या गलत समझ जाता है। ठीक है, डेमोक्रेटिक बहुत अच्छा है, जिसमें बच्चे के, अच्छा इस जो परमिसिव है ना, इसमें रिवॉर्ड सिस्टम कुछ नहीं होता। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया तब आपको रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा, और कुछ बुरा काम कर दिया तब आपको पनिशमेंट भी नहीं मिलेगी। तो परमिसिव डिसिप्लिन में कुछ ऐसा रिवॉर्ड सिस्टम नहीं होता। डेमोक्रेटिक में रिवॉर्ड सिस्टम होता है, इसमें बच्चा कोई सवाल भी पूछ सकता है, कुछ सवाल उठा भी सकता है अपने पेरेंट्स के खिलाफ कि मैं ये क्यों करूं क्या नहीं करूं। प्लस इसमें अगर कुछ गलत काम करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली पनिशमेंट मिलेगी, और कुछ अच्छा काम करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली आपको रिवॉर्ड मिलेगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये डियाना बॉर्मिन साहब के पेरेंटिंग स्टाइल थे। अथॉरिटेटिव जो हमने पढ़ा ना अभी, डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक यही है अथॉरिटेटिव। बहुत फर्क है अथॉरिटेटिव में और अथॉरिटेरियन में। ठीक है, अथॉरिटेटिव में क्या है, हाई डिमांडिंगनेस है और हाई रिस्पॉन्सिवनेस है। हाई डिमांडिंगनेस मतलब पेरेंट्स की डिमांड हाई होगी और बच्चे की यहाँ रिस्पॉन्सिवनेस भी हाई होगी। ठीक है, आसान चीज, डेमोक्रेटिक पेरेंटिंग स्टाइल भी सेम कहते हैं, इसमें बच्चा वो जो मैं समझा दिया वही सेम चीज है। अथॉरिटेरियन में जो पेरेंट्स हैं उनकी डिमांडिंगनेस हाई होगी, वो बहुत चीजें बच्चों को बोलेंगे, बट बच्चों की रिस्पॉन्सिवनेस लो होगी, क्योंकि उन्हें पता है भाई चीजें थोपनी है, हिटलर वाला स्टाइल है ये, तो मैं कुछ भी कर लूं तो पेरेंट्स मेरी बात माननी नहीं, उनको अपनी चलानी है। तो यहाँ पे चाइल्ड देखो, यहाँ पे चाइल्ड अनहैप्पी रहता है, लेस इंडिपेंडेंट होता है, यहाँ पे थोड़ा इनसिक्योर होता है, और अकेडमिकली बहुत वर्स परफॉर्म करता है, क्योंकि घर वाले उसकी बात सुनते नहीं है। परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बोल लूं या फिर इंटेलिजेंट बोल लूं, इसमें पेरेंट्स की जो डिमांडिंग, हमने अभी पढ़ा, पेरेंट्स की डिमांडिंग होती है वो लो होती है, और यहाँ बच्चे की रिस्पॉन्सिवनेस हाई होती है। यहाँ पेरेंट्स को बच्चे से कोई फर्क नहीं है ना, मतलब ध्यान रखता है पेरेंट, बट उसके ऊपर की भाई तू यही कर ये कर नहीं, बच्चा यहाँ पे अपने आप करेगा, अपने आप सीखेगा। ठीक है, रिवॉर्ड सिस्टम यहाँ कुछ होता नहीं है। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, जो ऐसे चाइल्ड्स हैं वो रूल्स को फॉलो नहीं कर पाते, और कहीं ना कहीं इनमें सेल्फ कंट्रोल खराब होता है, और ईगोसेंट्रिक टेंडेंसी होती है, क्योंकि ज्यादा पेरेंट्स ध्यान नहीं देते और बस सोचते कि बच्चा अपने आप कर लेगा। ये वही सताए हुए बच्चे, ये जो परमिसिव पेरेंटिंग वाले, ये वही माँ बाप है जिन्होंने अपने बचपन में अथॉरिटेरियन जो ये स्टाइल है, पेरेंटिंग स्टाइल, वो फॉलो मतलब वो महसूस किया। नेग्लेक्टफुल वाले तो भाई खुद ही जो माँ बाप है थोड़े मेंटल इश्यूज फेस कर रहे होते हैं, इधर पेरेंट्स की भी डिमांडिंगनेस लो होती है, और यहाँ बच्चों की भी रिस्पॉन्सिवनेस लो होती है। इसमें मतलब इट्स लाइक कि घर वाले बच्चा पैदा करके भूल गए। ठीक है, तो यहाँ पे कोई बाउंड्री नहीं, कोई नहीं, इनको नहीं पता बच्चा क्या कर रहा है क्या नहीं, मतलब बेसिकली मतलब ही नहीं बच्चा क्या कर रहा है, इनइफेक्टिव है बच्चा, सही करे गलत करे अपनी ऐसी तैसी कराओ, है ना। तो अगेंस्ट में कौन सा, परमिसिव। पॉइंट इज क्लियर, 17वां हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, CORT जो हमने पढ़ा अभी मैं आपको समझा दूंगा क्या चीज है क्या नहीं। तो टूल्स अलाउज द इंडिविजुअल टू चूज फ्रॉम नंबर ऑफ ऑल्टरनेट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव्स। निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक CORT उपकरण व्यक्ति को विभिन्न संभावना और विकल्पों में से कई को चुनने की अनुमति देता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी याद भी करवाया और आपको क्लास के टाइम बताया भी था कि बेस्ड ऑन ये स्टेटमेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड अल्टरनेटिव्स, आप बेसिकली उस क्लास को जाके देख सकते हो, आप इसका गलत उत्तर करके आओगे। और ये मैं देख भी पा रहा हूं जो टेक्स्ट बुक है उसमें ये जो 18वां क्वेश्चन है, ये सिर्फ 5% बच्चों ने उत्तर सही दिया है जिनको पता था, समझ गए, और ये पता भी उनको जिनको मैंने बताया था, बाकी किसी जेन्युइनली बात है। डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स को देख के आपका मैक्सिमम चांस है आपने ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस पर टिक कर दिया होगा, जो कि गलत उत्तर है, मैक्सिमम चांस है इसका। इसका उत्तर है FIP, फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज। वो क्यों है मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनना। क्वेश्चन नंबर 18, 506, ब्लॉक 2, पेज नंबर 38। ध्यान सुना इस बात को, पेज नंबर 38। देखो ये कुछ CORTs है आपके पास, मैं आपको एक एक समझाता हूँ, वैसे मैंने क्लास में डिटेल में समझाया बट आपको समझाता हूँ। कंसीडर ऑल फैक्टर्स में क्या होता है, बच्चे को एक टॉपिक दे दिया जाएगा और बच्चे को सारे उसके फैक्टर्स करने। कंसीडर ऑल फैक्टर्स मतलब अगर बोल दिया कि बताओ भाई
हमारे लिए इंटरनेट क्यों जरूरी है। तो CF जो बच्चा थिंकिंग स्टाइल फॉलो करेगा वो क्या करेगा, वो जितने भी फैक्टर्स हैं चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव, वो लिख देगा। लिखा हुआ है इंडिविजुअल लिस्ट डाउन ऑल द फैक्टर्स एंड कंसीडर ईच फैक्टर। फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज में क्या होगा, बच्चे को काफी सारे ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, और क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज, तो वो क्या करेगा, वो जितने भी उसको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, जितने भी उसको डिफरेंट ऑल्टरनेटिव दिए गए हैं, लिस्ट दी गई है, उसमें से वो पहले वही चुनेगा जो कि उसे लगता है इंपॉर्टेंट है, जो कि उसे कहता है जो जो उसे लगता है प्रायोरिटी पे है। तो लिखा हुआ है फर्स्ट इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज इंडिविजुअल हैज टू चूज फ्रॉम अ नंबर ऑफ डिफरेंट पॉसिबिलिटीज एंड ऑल्टरनेटिव्स। पॉइंट इज क्लियर। इसको बहुत डिटेल में मैंने क्लास में समझाया हो, तो आप एक बार वो भी चेक कर लेना जहां पे मैं करवाया। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग। प्लस माइनस इंटरेस्टिंग में क्या होता है, बच्चों को एक टॉपिक दे दिया इंटरनेट वाले की, इंटरनेट बताओ इंटरनेट के बारे में, तो बच्चे बेसिकली 3 कॉलम बनाएंगे। दिखा हुआ है ना, ये बना रखा है, ये कॉलम मैंने बना रखा है यहाँ पे, ये PMI ये बना रखा। पहले कॉलम में बच्चा बोलेगा सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट्स, इंटरनेट के पॉजिटिव पॉइंट्स है। माइनस वाले कॉलम में बच्चा बोलेगा ये नेगेटिव पॉइंट्स है, और इंटरेस्टिंग वाले में कि जो इसके रिलेटेड में इंटरेस्टिंग पॉइंट्स है, जो उसे खुद भी लगते हैं। तो PMI में इंडिविजुअल लिस्ट डाउन ऑल द प्लस पॉइंट्स एंड ऑल द माइनस पॉइंट्स एंड ऑल द इंटरेस्टिंग पॉइंट्स। APC ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज एंड चॉइसेस, इसमें क्या करेगा, क्योंकि नाम सजेस्ट कर रहा है ऑल्टरनेटिव पॉसिबिलिटीज, इसमें क्या है, जो ऑलरेडी चली आ रही चीजें हैं, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट फिक्स चीजें हैं, बच्चा उनके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव या फिर कोई पॉसिबिलिटी सोचेगा। फॉर एग्जाम्पल हम पानी ग्लास से पीते हैं, तो अगर बच्चे को बोला भाई APC आप थिंकिंग स्टाइल अप्लाई करो, तो वो बताएगा हम पानी कैसे कैसे और पी सकते हैं, ओक लगा के पी लेंगे, और कोई भी जैसे भी हो सकता है ना। इंडिविजुअल जनरेट्स न्यू ऑल्टरनेटिव एंड चॉइसेस इंस्टेड ऑफ फीलिंग कंफाइंड टू द ऑब्वियस, जो कि ऑलरेडी ट्रेडिशन चलती जा रही है उसके उसको ना फॉलो करते हुए नई चीजें सोचेगा। OPV अदर पीपल्स व्यू, इधर बच्चा क्या करेगा, दूसरों के व्यू पॉइंट्स को भी समझेगा, अपने व्यू पॉइंट को हटा के दूसरों के व्यू पॉइंट को समझेगा। एम्स गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल इसमें अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स को डिफाइन करेगा और एक क्लियर गोल की तरफ, क्लियर एम की तरफ बढ़ेगा। इंडिविजुअल पिक आउट एंड डिफाइंस द ऑब्जेक्टिव सो एज वन इज क्लियर अबाउट हिज और ओन एम्स एंड अंडरस्टैंडिंग दोस ऑफ अदर्स। कॉन्सिक्वेंसेज एंड सीक्वल में क्या करेगा, बेसिकली बच्चे को एक पॉइंट दे दिया कि इंटरनेट हमारे लिए क्यों खराब है, तो कॉन्सिक्वेंस में सीक्वल में बच्चा क्या करेगा, शॉर्ट टर्म उसके कॉन्सिक्वेंसेज देखेगा कि 1 से 2 साल में अगर बच्चे को इंटरनेट दिया जाएगा तो उसके शॉर्ट टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, मीडियम टर्म कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, और लॉन्ग टर्म इंटरनेट के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बेसिकली इन 3 चीजों में बांटेगा। पॉइंट इज क्लियर। ये सारे बेस्ड ऑन उनकी लैंग्वेज आप टिक कर सकते हो, बस एक ही कंफ्यूजन थी जो कि सवाल एग्जामिनर ने पूछ ही लिया, जो कि ये सवाल था, बाकी सबकी लैंग्वेज बहुत आसान है। आप बेस्ड ऑन लैंग्वेज को पढ़ के आप समझ सकते हो किसने क्या लिखा हुआ। पॉइंट इज क्लियर। तो FIP जिसमें बच्चा चूज करेगा, बेसिकली प्रायोरिटाइज करेगा कौन से इन डिफरेंट पॉसिबिलिटीज और अल्टरनेटिव्स में से इंपॉर्टेंट है। नॉट कंसिडर्ड एज अ नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर सब्जेक्टिव टेस्ट। सब्जेक्टिव टेस्ट बोलूं या फिर नॉन स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट बोलूं, है ना, इसके विपरीत में क्या होते हैं, इसके विपरीत में होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट या फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ऑब्जेक्टिव टेस्ट जहां पे आपकी फीलिंग्स या फिर आप कहां से आ रहे हो कहां से नहीं आ रहे, आपका बैकग्राउंड क्या है, वो मैटर नहीं करता, वो सबके लिए सेम ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट देगा। सब्जेक्टिव मेथड में आपकी फीलिंग्स, आपके बैकग्राउंड, आपका कल्चर, सबको महत्व दी जाएगी। तो पूछा हुआ नॉट। तो सोशियोमेट्री भाई आपकी समाज नीति, बिल्कुल ठीक बात है। आपका स्कोर कार्ड ये होता है, मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं, बताऊंगा अभी। एनेक्डोटल रिकॉर्ड, आपकी क्या कर चुके हो, किस बैकग्राउंड से आते हो, बेसिकली उस चीज को समझ के आपने क्वेश्चन का उत्तर दे दिया। ग्राफोलॉजी नहीं है इसमें। बेसिकली 3 कैटेगरीज में हमने डिफाइन किया है पर्सनैलिटी असेसमेंट को। क्वेश्चन नंबर 19 सोशियोमेट्री 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 24। पेपर निकाल देता हूं, 506 ब्लॉक 2 पेज नंबर 24। मेथड ऑफ असेसिंग पर्सनैलिटी, देखो मैं सब कुछ करवा चुका हूं। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के अंदर देखो ये है सारी आपकी ऑब्जेक्टिव, अचीवमेंट टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और पर्सनल इन्वेंटरीज। ये मैंने गोला पता क्यों लगाया है कि आपको ये सारे याद रह जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में याद नहीं रहेगा इसलिए। नॉन स्टैंडर्डाइज्ड में देखो गोला किस पे लगा, क्वेश्चन पे, कि आपको याद नहीं रहेगा। सोशियोमेट्री पहली बात मोरेनो साहब ने दी थी, ये बात याद रख लेना, मोरेनो साहब ने दी थी। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स जिसके अंदर आप अपने अंदर चीजें प्रोजेक्ट करते हो थ्रू कोई टेस्ट।
ठीक है, बैकग्राउंड टेस्ट हो गया, ब्लैक पिक्चर, इसकी मैंने अलग अलग फोटो भी दिखाई थी आपको, रोसार्चिंग टेस्ट हो गया ना, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट हो गया, तो इसी के अंदर आती है ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी क्या है? ग्राफोलॉजी एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है। पॉइंट इज क्लियर? तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज द राइट उत्तर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटीज फॉर्म क्रिएटिविटी अकॉर्डिंग टू गिल्डफोर्ड एंड टॉरेंस? इसमें भी मैक्सिमम बच्चे गलती कर देंगे। गिल्डफोर्ड और टॉरेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता रचनात्मकता का निर्माण करती है? परवाह, अंत, निर्भरता, दृढ़ता और मौलिकता। यहां बेसिकली आप कुछ भी समझ रहे हो क्रिएटिविटी क्या है क्या नहीं, यहां सिर्फ बात करी गई है गिल्डफोर्ड और टॉरेंस के हिसाब से बताओ कि कौन कौन सी जो एबिलिटीज है वो आपकी क्रिएटिविटी को बनाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, 506, ब्लॉक 2, पेज नंबर 96। भाई ये जब मैंने अपनी तैयारी की थी, जबकि मुझे क्वेश्चन भी याद है सारे, अभी तक याद है। आप देखना, जैसे जो मैं एक्स्ट्रा बताया चल रहा हूँ, आप खुद देखना आगे PYQs में कितने अच्छे तरीके से आपको देखने को मिलेगा। Assessment of creativity, Guildford and Torrance was the first psychologist to assess creativity. They found many abilities put together form creativity. Fluency, flexibility, originality, inclusiveness, persistency and elaboration। इन चीजों को मैंने समझा रखा है, एक बार आप पढ़ लेना। इतना यहाँ पे कि 30 क्वेश्चन है, हम थोड़ा सा कंसाइज रूप में करने का ट्राई कर रहे हैं, तो एक बार आप इन सबको पढ़ लें। फ्लुएंसी क्या होती है, कितने आप लार्ज नंबर ऑफ रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। फ्लेक्सिबिलिटी, कितने डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिव बना सकते हो। ओरिजिनलिटी मतलब कि कितने अनकॉमन मैनर में आप या फिर कितने ओरिजिनल रिस्पॉन्सेज बना सकते हो। इनक्विजिटिवनेस, आपके अंदर की खुजली सवाल उठाने की। परसिस्टेंसी मतलब आप कितने लंबे समय तक उस प्रॉब्लम के ऊपर लगे पड़े हो। कंसिस्टेंसी बेसिकली ऐसा नहीं कि 2 बार सवाल गलत हो गया तो आपने छोड़ दिया। इलेबोरेशन, आप उस पर्टिकुलर सिचुएशन से या फिर उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिलेटेड में कितनी चीजों को एलोबरेट कर सकते हो या फिर उस पर्टिकुलर चीज को आप कितनी चीजों पर अप्लाई कर सकते हो। दैट्स कॉल्ड इलेबोरेशन। पॉइंट इज क्लियर? तो फ्लुएंसी भी है, परसिस्टेंसी भी है, ओरिजिनलिटी भी है, इंटरडिपेंडेंसी नहीं है। तो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन नंबर डी। पॉइंट इज क्लियर? अकॉर्डिंग टू RT, टीचर विल स्पेंड मिनिमम कितने घंटे स्पेंड करेगा? 45 घंटे स्पेंड करेगा। आप सभी ने कर दिया को मुझे पता ही। ठीक है, गार्डनर के अनुसार किस प्रकार की बुद्धि व्यक्तियों को संवाद करने में सक्षम बनाती है? आप सभी ने कर दिया को लिंग्विस्टिक, भाषाई, क्योंकि बाकी तो बहुत टुच्चे ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, बाकी कोई होगा नहीं। आप सबने कर दिया होगा, इसका भी मुझे पूरा पूरा भरोसा है। आप थोड़ा सा पहले मैं सिर्फ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है, ऑप्शन वही है 2, 3, 1, 2, उसके हिसाब से आप उत्तर दे देना। Which of the following are the characteristics of effective method of teaching and learning? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिगम की एक प्रभावी विधि और विशेषताएं हैं? पहला, यह छात्रों की मानसिक क्षमताओं और जरूरतों से मेल खाती है। बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो अभी आप पढ़ाओगे मेक श्योर वो बच्चों की मेंटल एबिलिटी से मैच खा रही हो। ऐसा नहीं बच्चा हो पहली क्लास में आप उसको सिखा रहे हो मल्टीप्लिकेशन, वो काम नहीं देगा। डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है भाई। रोट लर्निंग तो आपको डेवलप करनी नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग होगी, लर्निंग बाय डूइंग है ना, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, यही सब चीजें करवानी है आपको बच्चों को। प्रोवाइड अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्किल हो तो FWH ने बोल रखा है कि जो भी एजुकेशन या फिर जो भी करिकुलम है मेक श्योर उसके थ्रू बच्चों की लाइफ स्किल्स डेवलप हो। तो पहला, दूसरा, तीसरा बिल्कुल ठीक उत्तर है, तो इसका उत्तर रहेगा डी ऑप्शन। पॉइंट इज क्लियर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम? प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या ट्रू है? वर्तमान शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही है? इट इज कंसर्न्ड विद आउटवर्ड एफिशिएंसी, बिल्कुल ठीक बात है भाई। आज का जो करंट प्रेजेंट सिनेरियो, बेसिकली हमने कितने यहां ना बात करी गई है प्रेजेंट एजुकेशन सिनेरियो की, ना कि वो एजुकेशन पॉलिसी। हमने एजुकेशन पॉलिसीज बनाए हुए हो गए हमें 80 साल, 70 साल, 50 साल, बट उसके बाद भी क्या हो रहा है? उसके बाद भी हमारा ध्यान कहाँ है? मार्क्स पे, नंबर पे, आज भी ध्यान उसी पे ही है। तो यहाँ पे बात वही करी गई है, इसका संबंध बाह्य दक्षता से, आप कितने अच्छे नंबर ले जा रहे हो। बेशक अंदर से आप कोई भी टूची मुची लाइफ में प्रॉब्लम आ रही, उससे आप कोप नहीं कर पा रहे, आपको दो छोटी सी ड्रॉबैक आया लाइफ में, आपको डिप्रेशन हो गया, तो आप एज अ मैन डेवलप नहीं हुए। इट ओवरऑल डेवलप्स द मैन, ये गलत बात है भाई, ये ऐसा नहीं करता। इसका ध्यान है बस नंबर लाने पे, नंबर खींचने पे, तो इसका आ जाएगा ओनली 1। इस क्वेश्चन को भी काफी सारे बच्चों ने गलत किया है टेक्स्ट बुक पर, ठीक है। और साथ ही साथ ना मैं आपको यह भी बता के चलूंगा कि टेक्स्ट बुक पर कौन सा सवाल गलत है। Which of the following factors influence the actual teaching learning process?
एंड प्रैक्टिसेस, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इन्फ्लुएंस करने, ऑप्शंस वही हैं, ठीक है, तो उसी आपसे आप उत्तर देना। निम्नलिखित में से कौन से कारक वास्तविक शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं और प्रथाओं को प्रभावित करते हैं, बेसिकली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। भाई रोल ऑफ टीचर, बिल्कुल ठीक बात है भाई। अगर टीचर ही ढंग का नहीं है, टीचर ही अपने घर से लड़के आया, तो वो क्या टीचर जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बढ़िया कर देगा, नहीं कर पाएगा। बिलीव्स एंड असम्पशंस, बिल्कुल ठीक बात है, जिस करिकुलम को आप फॉलो कर रहे हो या फिर टीचर की जो बिलीव्स एंड असम्पशंस है उस पर भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है काफी ज्यादा डिपेंडेंट होगा। इसका मैं आपको सोर्स इसलिए नहीं बता रहा कि आप सभी ने इसका उत्तर सही दिया है, ये मुझे पता है। मोड्स ऑफ इवैल्यूएशन, बिल्कुल ठीक बात है भाई, उस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में किस मोड ऑफ इवैल्यूएशन का, या फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया, समेटिव हो गया, है ना, असेसमेंट एज लर्निंग हो गया, तो किसका इस्तेमाल किया गया है, पीयर असेसमेंट हो गया तो किसका इस्तेमाल किया गया, वो बात है। प्रोसेस ऑफ क्लासरूम इंटरेक्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अब क्लासरूम इंटरेक्शन, अब कहीं टीचर ही बस पूरी क्लास में बोल रहा हो, बच्चे बोल ना रहे हो, है ना, तो एक्टिव पैसिव वाला खेल हो जाएगा, तो इसका भी मतलब ये चीज भी फैक्टर इन्फ्लुएंस करेगा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चारों चारों इन्फ्लुएंस करेंगे, तो इसका उत्तर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। वट शुड, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, और आप में से मैक्सिमम बच्चों ने उत्तर गलत किया है, आप में से मैक्सिमम बच्चों ने उत्तर गलत किया है। आपने जो किया ही किया, टेक्स्ट बुक ने भी गलत किया है, ठीक है। देखते हैं, व्हाट शुड अ टीचर कीपिंग माइंड वाइल मेकिंग लेसन प्लान्स टू एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग। एक शिक्षक को अपने छात्रों में अन्वेषण अधिगम को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ योजना बनाते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला है, द कंटेंट ऑफ द लेसन प्लान शुड बी रिस्पॉन्सिव ऑफ द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक बात है भाई, जो बच्चे बोले वही पढ़ाओ। इसका कहने का मतलब यह, पाठ योजना की सामग्री छात्रों की प्रतिक्रिया होनी चाहिए, जो उनका मन है, जहां पे उनका इंटरेस्ट है वो उन्हें पढ़ाओ। पहला पॉइंट ये कहता है। दूसरा पॉइंट ये कहता है, जो लेसन प्लान्स हैं शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम प्रीवियसली डिटरमाइंड लॉजिकल स्ट्रक्चर, कि जो पाठ योजना है वो जो पहले से निर्धारित तार्किक संरचना है, जो बेसिकली किताब के हिसाब से लाइन वाइज लगी हुई है, फिर जैसे आप पहले पढ़ाते आ रहे थे कि चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, आप वैसे ही पढ़ाओ। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी जो पहला और दूसरा पॉइंट है वो ऑलरेडी कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। पहले में आप कह रहे हो कि बच्चों के हिसाब से पढ़ाओ, दूसरे में आप कह रहे हो कि जो आपका ट्रेडिशनल डिटरमाइंड लॉजिक स्ट्रक्चर है कि भाई पहले ही चैप्टर 1, फिर चैप्टर 2, चैप्टर 3 ऐसे पढ़ाओ। समझ पा रहे हो, दोनों अपने आप में कॉन्ट्रास्टिंग है, तो दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है तो उत्तर तो एक ही ठीक मिलेगा, है ना, जो कि बच्चों के हिसाब से होना चाहिए, तो इसका ओनली वन इज द राइट उत्तर। दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि जो टेक्स्ट बुक है इधर दिया हुआ है बोथ 1 and 2, जो कि गलत दिया हुआ है। 45% बच्चों ने उत्तर दिया है तो उनका गलत है। इसका मतलब ये नहीं है कि 55% बच्चों का उत्तर सही हो जाता है। भाई टेक्स्ट बुक पर मैक्सिमम किसी, खासकर पार्ट बी क्वेश्चंस को मैक्सिमम 60%, अगर कोई बहुत ही आसान क्वेश्चन है तो मैक्सिमम 60% बच्चे अटेम्प्ट करते हैं, मैक्सिमम 60% बच्चे, उसके ऊपर शायद आपको परसेंटेज मिले, ठीक है। तो 45% बच्चों का तो उत्तर गलत हो गया, बाकी शायद होंगे कुछ 4-5% जिसने इसका उत्तर ओनली 1 लगाया होगा। जिसने इसका ओनली 1 लगाया है, कूडोज टू यू, क्लैप्स फॉर यू, सब कुछ फॉर यू, है ना। क्वेश्चन नंबर 26 है ना ये, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 22। लो भाई, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, डिस्कवरी मेथड, जो डिस्कवरी लर्निंग है इसको हम इंक्वायरी बेस्ड मेथड भी, इंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, जो कि जरूर ब्रूनर साहब ने दिया। ये जो पॉइंट्स है ना, प्रिंसिपल्स हैं डिस्कवरी लर्निंग के, ये भी आए हुए हैं अगले पीवाईक्यूज में, तो एक बार आप इसको लेके लेना। प्लस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाउ यू कैन एनकरेज डिस्कवरी लर्निंग, ये एक बार पढ़ लेना कि ऑलवेज जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो क्वेश्चन को पॉज करो, मतलब पॉज मतलब क्वेश्चन बच्चों के सामने फेंको और बच्चे उसका जवाब देंगे। दूसरा, यूर गोल ऑफ टीचिंग फॉर इंक्वायरीज टू एंगेज स्टूडेंट इन दोज एक्टिविटीज, ये चीज भी आई हुई है कि जो प्रोसेस ऑफ नॉलेज है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल है, तो डिफाइनिंग, क्वेश्चनिंग, ऑब्जर्विंग, क्लासिफाइंग, जनरलाइजिंग, वेरीफाइंग, अप्लाइंग, ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है, आपको आगे वाले आने वाले क्वेश्चंस में दिखेगा। उसके बाद ये ध्यान दो, यूर लेसन्स शुड बी डेवलप्ड फ्रॉम रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट, ये पॉइंट तो दिया हुआ है।
नॉट फ्रॉम, कहां लिखा हुआ है नॉट फ्रॉम, किससे नहीं बनने चाहिए, नॉट फ्रॉम अ प्रीवियसली डिटरमाइंड सो कॉल्ड लॉजिकल स्ट्रक्चर। द कंटेंट ऑफ योर लेसन प्लान should be the responses of student, therefore they do not get frustrated by their wrong answer, false start or irrelevant directions। ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको बनाना है। बाकी अगर आप ये देख लेना, पढ़ लेना, ये बहुत चीजें हैं पढ़ाने के लिए, तो ऐसे देखो सारी चीजें करवाई रखी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग आ जाएगा फिर, समझ रहे हो। तो ऐसे तो पढ़ाने तो बैठा नहीं पूरी, मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, इसलिए मैं कम कंटेक्स्ट दे रहा हूँ आपको। तो इसका ओनली वन। ठीक है, 27वां, a project is a whole hearted purposeful activity proceeding in a social environment। जब भी प्रोजेक्ट की बात आए, जब भी होल हार्टेड आ जाए तो किल पैट्रिक साहब का नाम आएगा। जब भी प्रोजेक्ट की बात आ जाए और वहां पे बिट आ जाए, प्रोजेक्ट की डेफिनेशन हो और वहां पे बिट हो, तो बेलार्ड साहब का नाम आएगा। ठीक है, और इनका भी जो है ना, ये जॉन एल्फर्ड स्टेवेंसन, इनका भी जो डेफिनेशन उन्होंने प्रोजेक्ट की थी, उसका जो कीवर्ड है मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर 27, 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 84। ये रहा। अगर जॉन एल्फर्ड स्टेवेंसन की बात करें, उन्होंने बोला प्रोजेक्ट एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट है। तो जब भी प्रोजेक्ट के बारे में कोई डेफिनेशन आए और उसमें प्रॉब्लम की बात करी गई, किसकी, प्रॉब्लम की, इसको आप याद कैसे कर सकते हो, आप इसको याद कैसे कर सकते हो भाई, जॉन है, जॉन के दो बेटे हैं, एल्फर्ड एल्फोर्ड और स्टीवन, और सन तो है बेटे, दो बता दिए है ना, दो बेटे हैं और दोनों अलग अलग माओ के हैं। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा, जब उसका प्रोजेक्ट जो बन रहा है उसका बंटवारा होगा तो प्रॉब्लमेटिक एक्ट तो होगा ही। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो। बेलार्ड की डेफिनेशन में आपको बता दिया, बेलार्ड की डेफिनेशन में बिट आएगा, क्या आएगा, बिट। और किल पैट्रिक की जो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन है उसके अंदर आएगा होल हार्टेड। पॉइंट इज क्लियर। ये बेलार्ड की डेफिनेशन आपको देखने को मिलेगी 19 वाले पेपर में, और ये स्टीवनसन की भी आपको डेफिनेशन आगे आने वाले पेपर में देखने को मिलेगी। पॉइंट इज क्लियर। तो डॉक्टर विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ऐसी याद होती है डेफिनेशन, और कैसे याद होंगी। एग्जिबिट्स अ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर बट द टीचर स्टिल स्ट्रगल्स टू मेंटेन इट। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा क्वेश्चन। आदेश के एक बुनियादी स्तर को प्रदर्शित करता है, लेकिन शिक्षक अभी भी इसे बनाए रखने के लिए संघर्ष करता है। तो बेसिकली क्लास एनवायरनमेंट में हमने चार चीजें पढ़ी हैं, बेसिकली पढ़ी तो तीन है, उस तीसरे के नीचे दो चीजें और हैं। तो डिसफंक्शनल क्लासरूम, ये बहुत टेढ़ी क्लास है जो कि बस पूरे दिन शोर करती है, टीचर इन क्लासेस को कंट्रोल नहीं कर पाता, और अल्टीमेटली क्या होता है, इसमें लर्निंग नहीं हो पाती। अगर मैं आपको सोर्स पे लेके चलता हूँ, वहां जाके समझाऊंगा तो और अच्छा समझ आएगा। 28/502 ब्लॉक 2 पेज नंबर 10। देखो भाई, और काम आसान बनाना है, 502, रुको रुको, 502 ब्लॉक 2। अगर और काम आसान बनाना है तो मैंने ऑलरेडी करवा दी है क्लासेस में, तो आप सीधा वहां जाके क्लासेस लो। दीज आर 3 पॉसिबल कैटेगरीज, 3 पॉसिबल, ये भी मार्क करके लाया मैं ऑलरेडी क्लास में करवाया, जबकि मार्किंग है ये। डिसफंक्शनल क्लासरूम है, ये चयोटिक होती है, मतलब बहुत शोर करती है। इसमें जो टीचर है उस वो स्ट्रगल करता है कंट्रोल बनाने के लिए अपनी क्लास के ऊपर। जो लर्निंग है इसमें लिटिल सस्टेन्ड होती है, और जो क्लास है वो फंक्शन नहीं कर पाती, और ना इसमें ढंग की लर्निंग हो पाती, क्योंकि अगर पूरे दिन बच्चे शोर करेंगे, टीचर उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तो लर्निंग क्या खाक होगी। एडिक्वेट मतलब ठीक ठाक। इसमें क्या है, थोड़ा सा एक बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर होता है, मतलब इसमें ऐसा है कि इतना खतरनाक तो जो डिसिप्लिन है वो नहीं होगा, बट ठीक ठाक नॉर्मल सा ऑर्डर होता है। बट अभी भी टीचर स्ट्रगल करती है थोड़ा सा उस लेवल का ऑर्डर पहुंचाने के लिए, अभी बच्चे बात कर रहे होते हैं, इसमें थोड़ी बहुत लर्निंग हो जाती है। उसके बाद आती है ऑर्डरली क्लासरूम एनवायरनमेंट, इसके अंदर दो होती है। ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव, ये बहुत टाइट शिप होती है, इसे हम बोलते हैं टाइट शिप। टाइट शिप मतलब हिटलर टाइप, कि कोई भी शोर नहीं करेगा, जो शोर करेगा उसे पड़ेंगे डंडे। तो इसमें हाई डिग्री ऑफ स्ट्रक्चर होता है, हाई डिग्री ऑफ रूटीन होता है, और इसमें टीचर मेनली अपना खुद का एक्टिव रोल निभाता है। एक्टिव रोल निभाएगा तो आपको खुद पता है कि इसमें टीचर क्या करेगा, इसमें टीचर मेनली थ्रू लेक्चर मेथड पढ़ाएगा, तो इसमें बहुत ही फ्यू इंस्ट्रक्शन स्ट्रेटजीज का वो इस्तेमाल करता है, और इसमें जो डिसिप्लिन होता है वो बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ऑर्डरली एनेबलिंग इज लाइक थोड़ा सा कोऑपरेटिव वे में, जो कि थोड़ा सा स्टूडेंट सेंटर्ड हो, मान लो आप। इसमें स्मूथ रनिंग होती है, कंपैरेटिवली लूज स्ट्रक्चर होता है, इसमें बेसिकली बच्चे कोऑपरेटिव ढंग से पढ़ सकते हैं।
प्लस इसमें बच्चा और टीचर ऑलमोस्ट दोनों एक्टिव होते हैं, और यहाँ पे जो टीचर है वो डिफरेंट इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल करता है, और वो चाहता है कि बच्चों को कुछ ना कुछ मीनिंग बताऊं कंटेंट का, ऐसा नहीं कि बस लेक्चर मेथड के थ्रू पढ़ा दिया। इसमें दे जेन्युइनली वांट कि जो भी कंटेंट पढ़ा रहा हूँ वो कुछ सेंस बनाए बच्चों के लिए, ठीक है, जैसे मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। तो ऑर्डरली रिस्ट्रिक्टिव नहीं, ऑर्डरली एनेबलिंग, डिसफंक्शनल नहीं, इसमें लिखा हुआ है बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर होता है, तो इसमें ही लिखा तो है बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर, ये लिखा हुआ बेसिक लेवल ऑफ ऑर्डर, बट टीचर स्टिल स्ट्रगल्स टू मेंटेन इट। तो एडिक्वेट आपका आ जाएगा, एडिक्वेट क्लासरूम एनवायरनमेंट। पॉइंट इज क्लियर, ये इसका होगा नहीं। 29th, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यूज टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया। अंग्रेजी भाषा भारत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इस कथन के पीछे क्या कारण है? पहला, इंग्लिश इज द लैंग्वेज फॉर कॉमर्स, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इंग्लिश एक वर्ल्ड वाइड एंटरप्राइज लैंग्वेज है जो कि वर्ल्ड वाइड कहीं पे भी चलती है, तो कॉमर्स की लैंग्वेज है, ठीक है, जितने भी ट्रेड है, जितनी भी सारी चीजें हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि मैक्सिमम दुनिया इंग्लिश बोलती है। प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश रिमार्क्स अ डिग्निफाइड एंड डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी, बिल्कुल ठीक बात है, अंग्रेजी में दक्षता एक प्रतिष्ठित और विशिष्ट व्यक्ति का प्रतीक है, बिल्कुल ठीक बात है। इंग्लिश इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल ठीक बात है भाई, इसका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड तीनों ही उत्तर ठीक है, ये ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। 503 ब्लॉक 1 पेज नंबर 36। इंपॉर्टेंट इसका बेसिकली, हाँ, ये बोला गया स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, क्यों इंग्लिश इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे ना पॉइंट्स हैं, ये देखो, ये सारे जितने पॉइंट्स हैं, ये सारे इसके पॉइंट्स दे रखे हैं कि बुक और बुक बनाने में, जैसे फॉर एग्जांपल ये बुक भी इंग्लिश में बनी हुई है ना, तो इंपॉर्टेंट बुक्स और जो मटेरियल्स है वो इंग्लिश में लिखे गए हैं। इंग्लिश कॉमर्स की लैंग्वेज है, इंग्लिश जो बोलता है वो डिग्निफाइड लगता है, उसकी पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट लगती है। इंग्लिश को हम मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के, मीडियम ऑफ एजुकेशन में इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेशनल लेवल से जितनी भी ये सबमिट्स होती है ये इंग्लिश में होती हैं, तो सारी चीज़ें इसकी इंग्लिश के बारे में, ठीक है। तो इसका 1 2 3 आप सबने कर दिया होगा, सबसे आसान चीज़ थी। When a behavior is made to demonstrate dash as normal occurring behavior, then we see that behavior modification has take place. कहने का मतलब ये, जब एक बच्चे को सामान्य रूप से होने वाले व्यवहारों के रूप में डैश को प्रदर्शित करने के लिए बनाया जाता है, तो हम कहते हैं कि बच्चे में व्यवहार संशोधन हो गया। मतलब कि जो बिहेवियर पहले उसे निकालना पड़ रहा था, या फिर जो बिहेवियर हमसे निकलवाना पड़ रहा था, दोनों में फर्क है। एक है बिहेवियर को निकलवाना, एक है बिहेवियर का अपने आप अंदर से निकलना। तो जो हमें चीज पहले उसकी निकलवानी पड़ रही थी, या फिर उसको कॉन्शियसली निकालनी पड़ रही थी, जब वो नेचुरल हो जाए, जब वो नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ जाए, तो तब हम बोलेंगे क्या कि बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो चुकी है। बिहेवियर को निकालना इज एमिटेड बिहेवियर, और बिहेवियर को निकलवाना इज एलिसिटेड बिहेवियर। तो बोथ, अगर ये दोनों के दोनों बिहेवियर हम करें और वो नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में शामिल हो जाए, तो हम बोलेंगे कि आपकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर क्वेश्चन था, ये है क्वेश्चन नंबर 30 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 27 में आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इसके रिलेटेड ना बहुत सारे सवाल आ रखे हैं। 502 ब्लॉक 1 पेज नंबर 27, जिसमें हमने बात करी गई है एलिसिटेड बिहेवियर की और एमिटेड बिहेवियर की। एलिसिटेड बिहेवियर क्या है? जब हम किसी से चाह रहे हैं कोई बिहेवियर निकलवाना, जैसे कि पैवलोव साहब की थ्योरी में हम कुत्ते से चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं उस घंटी को सुन के उसका सलाइवा निकले, तो हम चाह रहे थे उसे बिहेवियर निकलवाना, तो वो था एलिसिटेड बिहेवियर। तो हम ये भी कह सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पीवाईक्यू में आ रखा है कि क्लासिकल कंडीशनिंग इज द कंडीशनिंग ऑफ एलिसिटेड बिहेवियर। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? जब बच्चा कहीं ना कहीं खुद से ही अंदर से बिहेवियर निकालता है, ठीक है, तो वो होता है एमिटेड बिहेवियर। तो जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो कंडीशनिंग किसकी है? एमिटेड बिहेवियर की। इसके बारे में कंप्लीट डिटेल्स ऑलरेडी क्लास में शेयर कर चुका हूं। अब ये लाइन यहां से उठाई गई है, एक बार आप यहां पे देखना। व्हेन अ चाइल्ड इज मेड टू डेमोन्स्ट्रेट दीज टू ऑब्जर्वेबल बिहेवियर्स, जब बच्चे को हम चाह रहे हैं कि जब बच्चे के अंदर जो ये दो बिहेवियर, एक तो जो हमने निकलवाया, एक जो उसने खुद निकाला कॉन्शियसली, जब वो नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ जाए, आपको पता है जब वो कंडीशनिंग हो गई थी कुत्ते की, तो उसके बाद कोई जरूरत नहीं पड़ रही थी घंटी बजते ही या फिर फुटस्टेप सुनते ही उसके राल टपकनी चालू हो गई थी।
तो बेसिकली वो उसके अब नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ गया। अगर वो उसके नॉर्मल बिहेवियर अकरिंग में आ गया तो हम क्या बोलेंगे, उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन हो गई। तो इसका यही बात है, जब एलिसिड और एमिसिड इफेक्ट नॉर्मल अकरिंग बिहेवियर में आ जाए तो हम ये क्या बोलेंगे कि जो उसकी बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो हो चुकी है। तो बोथ 1 एंड 2 बोथ एलिसिड और एमिसिड बिहेवियर। तो यही थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। होप सो क्लास अच्छी लगी होगी, समझ आई होगी और सुन के मजा आया होगा। प्लीज एक तो आप मुझे ये बता दीजिएगा कि आपका स्कोर कितना आया। एक तो यहाँ पे चैट चल रही होगी, एक होगा कमेंट। इस क्लास को खत्म होने के बाद जब मैं पॉज कर दूंगा, जब क्लास एंड हो जाएगी, तब फिर से इस वीडियो को चला के कमेंट सेक्शन में मेक श्योर आपका स्कोर बताना कितना आया। ये क्लास आपको कैसी लगी ये बताना, क्योंकि भाई जितना भी ये काम अभी चल रहा है यूट्यूब पे इंटरनल मोटिवेशन के थ्रू ही चल रहा है। तो ये जब ही सक्सेसफुल होगा जब आप रेगुलर सपोर्ट करते रहोगे। मुझे वो नहीं चाहिए वो हर वीडियो पे 100-200 व्यूज, मुझे एटलीस्ट चाहिए भाई हाँ कुछ 1000 2000 3000 4000 लोग देखें इस चीज को। समझ पा रहे हो? जिस दिन मुझे दिखेगा यहाँ पे कम जा रही हैं चीजें, मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा पेड कोर्स में। समझ पा रहे हो? बाकी पेड कोर्स को मैं ऑलरेडी ये क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ये सारे आपने देखा सारे मार्क्ड हैं, मतलब ये सारे मैं करवा चुका हूँ। बस ये फॉर्मल रूप से अभी क्वेश्चन बाय क्वेश्चन में भी करवा रहा हूँ। पॉइंट इज क्लियर? तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। जिस दिन मुझे लगा कि हाँ भाई व्यूज कम जा रहे हैं, आई विल स्टॉप। समझ रहे हो? प्लस ये क्लास आपको कैसी लगी मुझे चाहिए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, ताकि मुझे भी तो कुछ पता लगे हाँ भाई कैसी लगी कैसी नहीं। पक्का कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। और मेक श्योर आप तैयारी कर रहे हो और जितना भी ये पीडीएफ से मार्क्ड पीडीएफ ये ओएपडली एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ओएपडली एप्लीकेशन पर एनआईएस का पूरा कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है, वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, लव यू सो मच, बाय।